Good morning, students. Today we have to start a new chapter, chapter number 2, that is solutions. Important chapter है numerical purpose के लिए भी. So first we have to define the term solution. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two non-reacting components. यहाँ तीन चीजें लिखी हुई हैं कि एक सॉल्यूशन वो है जो होमोजीनियस है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं और वो कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करते. फॉर एग्जांपल, मैं एक ग्लास वाटर लेता हूँ, एक कंपोनेंट हो गया उसके अंदर, उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया, नमक, दो कंपोनेंट हो गए. उसमें मैंने शुगर डाल दी, तीन कंपोनेंट हो गए. उसमें मैंने नींबू भी डाल दिया, लेमन, चार कंपोनेंट हो गए और मेरी बहुत बढ़िया सी शिकंजी बन गई. तो जो शिकंजी बनी है वो क्या है? सॉल्यूशन है जिसके अंदर चार कंपोनेंट हैं. और क्योंकि शिकंजी जो बनी है उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, उसका टेस्ट चाहे आप ग्लास के कॉर्नर से लो, चाहे बॉटम से लो, चाहे अपर पोर्शन से लो, सेम है. सो इट इज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन, राइट. अब इसी सॉल्यूशन के अंदर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी का मतलब होता है दो. द सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स ओनली, जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, ऐसा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है. उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं कंपोनेंट नंबर 1 सॉल्यूट, कंपोनेंट नंबर 2 सॉल्वेंट. बट प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कैसे पता लगे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है. सो इसके लिए हम लोग दो चीजों का ध्यान रखते हैं. एक फिजिकल स्टेट्स, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स. नाउ आई विल टेक द एग्जांपल नंबर 1 हियर. यहां मैंने सॉल्यूट लिखा है, यहां मैंने सॉल्वेंट लिखा है. दोनों के दोनों क्या है? लिक्विड है. मुझे नहीं पता इसको सॉल्यूट क्यों बोला है, इसको सॉल्वेंट क्यों बोला है. इन दोनों को मैं मिला देता हूं और एक सॉल्यूशन बनाता हूं. सॉल्यूट भी लिक्विड था, से इथेनॉल, सॉल्वेंट भी लिक्विड था, से वाटर, और जो सॉल्यूशन बना वो भी क्या, लिक्विड है. सो ऐसे में तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो गई. तो यहां हम देखते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट में नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है. जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूट. और जिसके ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट. लेकिन ये तब है जब फिजिकल स्टेट क्या हो, तीनों की सेम हो. तीनों लिक्विड हो सकते हैं, तीनों सॉलिड हो सकते हैं, तीनों गैस भी हो सकते हैं. बट अगर इनमें से किसी की भी फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, केस नंबर 2, सपोज करो मैं NaCl लेता हूं, वो सॉलिड है. वाटर लेता हूं, वो लिक्विड है. इसको डिसॉल्व किया, सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया, उसकी फिजिकल स्टेट भी क्या है, लिक्विड है. सो अगर सॉलिड लिया, लिक्विड लिया, और जो बना सॉल्यूशन वो भी लिक्विड था, ऐसे में दोनों कंपोनेंट्स का फिजिकल स्टेट, दोनों कंपोनेंट्स की फिजिकल स्टेट अलग अलग है. तो ऐसे में जिसकी फिजिकल स्टेट इस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, देन दिस इज ट्रीटेड एज द सॉल्वेंट irrespective of the number of moles. So this is what about how to identify the solute and the solvent. Now we proceed further. There are various types of homogeneous solution. हमें इस चैप्टर में होमोजीनियस ही पढ़ने हैं. उसमें पहले हम लोग लेते हैं नंबर 1 gaseous solution. Gaseous solutions. Remember that जब भी हम gaseous solutions की बात करेंगे तो जो हमारा सॉल्वेंट होगा
वो हमारा क्या होगा, गैस। और जो हमारा सॉल्यूट होगा दैट मे बी सॉलिड, दैट मे बी लिक्विड, ये गैस ही होगा, एंड दैट मे बी गैस ऑल्सो। ठीक है। सो ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्वेंट क्या है, गैस है, सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है। ऐसे सभी सॉल्यूशंस को गैसियस सॉल्यूशंस बोलेंगे। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, एग्जांपल्स अगर मैं इनका लूं, सॉलिड का गैस के अंदर एग्जांपल कैम्फर। कैम्फर सॉलिड होता है इन N2 मीन्स नाइट्रोजन गैस। तो अगर मैं कैम्फर को लूं से नाइट्रोजन गैस में लूं, सो दैट वुड बी ए गैसियस सॉल्यूशन having camphor as a solute and nitrogen as a gas. Liquid in gas, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये लिक्विड होता है। अगर मैं इसको अगेन नाइट्रोजन गैस में मिक्सअप कर दूं, दिस विल फॉर्म ए सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच इज लिक्विड इन गैस। नाउ कम टू द गैस इन गैस। इसमें आप कोई भी मिक्सचर ले सकते हो, सेम सॉल्यूशन ऑफ N2 प्लस O2। तीनों में मैंने N2 का एग्जांपल ले लिया। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और भी कोई गैस हो सकती है, उनके मिक्सचर को वी विल कॉल द गैसियस सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। लिक्विड सॉल्यूशंस। अब इस लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होगा, जस्ट लाइक इन गैसियस सॉल्यूशन, यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड। वो क्या होगा, लिक्विड, और क्या होगा, लिक्विड, राइट। अगेन सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड। सॉल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस। बट सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं, राइट। अब एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड सॉल्यूट है, लिक्विड है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ग्लूकोज सॉलिड है, सॉल्यूट है, प्लस वाटर, पानी डाल दो, ग्लूकोज और पानी। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल प्लस वाटर, दोनों लिक्विड होते हैं। दुनिया जहान में शाम को मिलाए जाते हैं दोनों। थर्ड, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, O2 गैस डिजोल्व इन वाटर। समुद्र में, नदियों में, सब में O2 गैस डिजोल्व होती है वाटर के अंदर। सो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब तीसरा कौन सा बचा, गैसियस हो गया, लिक्विड हो गया, तीसरा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज सॉलिड सॉल्यूशंस, तो फिर से हम बात करते हैं किसकी, सॉल्वेंट की। सॉलिड है तो सॉल्वेंट क्या लोगे, सॉलिड, अगेन सॉलिड, और तीसरा भी क्या लोगे, सॉलिड। फिर से सॉल्यूट, सॉलिड, फिर से सॉल्यूट, लिक्विड जस्ट लाइक पहले की तरह, और फिर से क्या, गैस। अगेन 3 टाइप्स। सॉलिड का, सॉलिड के अंदर सॉल्यूशन
copper dissolved in gold. Copper Cu dissolved in Au. Au मतलब गोल्ड, ये एग्जाम्पल है. डिजोल्व. alloy type. Liquid solid. Sodium amalgam. Amalgam of sodium. अमलगम मतलब मर्क्यूरी के साथ. गैस सॉलिड. हाइड्रोजन इन पैलेडियम. इन पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह यूज होता है. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ solutions depending upon the solute and the solvent. Gaseous solution, liquid solution, solid solution. So what we have read here, solution क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. और कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकता है? गैसियस सॉल्यूशन की, लिक्विड सॉल्यूशन की, सॉलिड सॉल्यूशंस. Now we will move further, and after reading the types of solution, we will take another important term that is known as the concentration of solution. अब इस concentration का क्या मतलब है? जब हम बात करते हैं इस टर्म की कि concentration of solution, इस concentration का मतलब है amount of, अमाउंट, इसको मैं अंडर मार्क कर देता हूं अमाउंट को, ऑफ solute dissolved in a given amount or specific amount of solvent at a constant temperature, pressure, etc. is known as concentration of solution. Concentration of solution, right? So concentration का मतलब क्या हो गया? किसी सॉल्यूट के कितना अमाउंट किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व्ड है, उसको हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं. मतलब मैं एक गिलास अगेन पानी लेता हूँ, उसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाल देता हूँ, 2 चम्मच चीनी डाल देता हूँ, 3 चम्मच चीनी डाल सकता हूँ. तो जैसे जैसे मैं चीनी डाल रहा हूँ, मैं उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, एंड सॉल्यूशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्सनट्रेटेड. लेकिन मैंने चम्मच से मेजरमेंट किया है. आप लोगों में से कोई कहता है कि मैं तो चम्मच से मेजरमेंट नहीं करूँगा, मैं तो इसका वेट करूँगा. और आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर, ग्लास के अंदर कितने ग्राम चीनी डिसॉल्व है या शुगर डिसॉल्व है. दैट इज वन मोर थिंग कि मैं उसे ग्राम में वेट करके कर सकता हूँ. अगर दोनों लिक्विड ही हो, सपोज करो इथेनॉल एंड वाटर है, तो मैं वेट करने के बजाय उनका वॉल्यूम मेजरमेंट आसानी से कर सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई देयर आर वेरियस मेथड्स टू एक्सप्रेस द concentrations of solutions, and that methods we have to study. So next topic is methods to express concentration of solution. Methods to express concentration of solution. बहुत सारे मेथड्स हैं.
Number one, weight by weight percent. This is sometimes written as m by capital M percent, बट बिकॉज ये m मोलैरिटी के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं w by w परसेंट लूँगा. परसेंट क्या होता है? पर 100. सो इट इज डिफाइंड एज weight or mass of solute dissolved in 100 unit weight 100 unit weight of solution. Again I am saying here solution है, solvent नहीं है. So W by W percent is equal to W solute, अगर ये ग्राम में है, अपॉन W solution. और इस सॉल्यूशन में किस किस का वेट होगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100, जैसा हमें परसेंटेज निकालने के लिए पता है. सो दिस इज वन मैथड फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. एग्जाम्पल ले लेता हूँ. 2 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 18 gram of water. Find its concentration in W by W percent term. So आप क्या लिखोगे? W अपॉन W परसेंट. वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? डायरेक्टली लिख दो 2 ग्राम. वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 2 प्लस 18 होगा. 18 नहीं लिखे होंगे बिकॉज 2 सोल्यूट है, 18 सॉल्वेंट है, इनटू 100 एंड दैट इज नथिंग बट 10%. राइट? तो ये ध्यान रखना है कि नीचे सॉल्यूशन है. सेकंड, जरूरी नहीं है दोनों ही सॉलिड हो. अगर दोनों लिक्विड हुए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों का वॉल्यूम मेजरमेंट करना आसान है एज कंपेयर टू वेट. सो दैट्स वाई नेक्स्ट इज V by V परसेंट. अगेन सेम डेफिनेशन है, मैं लिखूंगा नहीं दोबारा. इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर मैं फॉर्मूला वाइज देखता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 एंड नाउ इट वुड बी परसेंट. सो दूसरा मेथड हो गया आपका V by V परसेंट. अब कम टू द थर्ड, वेट या मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट. मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली ये अलग यूनिट है, ये अलग यूनिट है, पॉसिबल नहीं होना चाहिए, बट फिर भी यहाँ केमिस्ट्री में अलाउड है. इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड in 100 unit volume of solution. अगर ये ग्राम में है, ये ml में है, तो मैं इसको परसेंट करने के लिए कर देता हूँ. दोनों अलग अलग यूनिट है बट यहाँ अलाउड है. मैथमेटिक्स मना करते हैं बट ये अलाउड है. क्यों अलाउड है? इसकी इम्पोर्टेंस है कुछ, और यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि ये यूनिट कहाँ पर यूज की जाती है. दिस यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस concentration of medicines in pharmaceutical industries.
मीन्स मेडिकल इंडस्ट्रीज में दवाइयों की कॉन्सेंट्रेशन इस मेथड से एक्सप्रेस करते हैं। इससे भी करते हैं वैसे। कभी कफ सिरप के ऊपर देखना, उसे ध्यान से देखोगे तो वहाँ लिखा होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे m/v/%। सो दैट्स वाई 1 मार्क्स में आ जाता है कि कौन सी आप एक्सप्रेस करोगे मेडिसिन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए। दिस वन इज द वेट बाय वॉल्यूम मेथड। फोर्थ, ppm. Here this ppm means parts per million. 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 की पावर 6। इसका मतलब 10 की पावर 6। यहाँ पार्ट्स का मतलब क्या है? इट मे बी मोल्स, इट मे बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पार्ट्स लिखा हुआ है, it may be gram also. So we have to define another term that is called the ppm. It is defined as parts of solute dissolved in 1 million parts of solution. अगर मैं फॉर्मूला वाइज देखता हूं तो ppm is equal to parts of solute upon parts of solution। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं, पर मिलियन के लिए 10 की पावर 6 कर देंगे। और यहाँ ये पार्ट्स ग्राम भी हो सकते हैं तो यहाँ भी ग्राम होगा, या नंबर ऑफ मोल्स हैं तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स होगा। रिमेंबर दैट इट इज द सॉल्यूशन नॉट द सॉल्वेंट, राइट। और इसकी जो यूनिट है वो यूनिट भी क्या है आपकी ppm, राइट। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, ppm कहाँ यूज करते हैं? ppm यूनिट वहां यूज करेंगे जहां सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है सॉल्यूशन के अंदर। मींस वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब ऐसे सॉल्यूशंस कहाँ मिलते हैं? सो दैट्स व्हाई दिस मेथड is used to express concentrations, CONC लिख दूंगा, concentration of pollutants in air and water। पानी के अंदर कैडमियम कितने अमाउंट में है कंटामिनेटेड वाटर में, आर्सेनिक कितने अमाउंट में है, या एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, वो ज़्यादातर ppm में एक्सप्रेस करते हैं। ये आपको मिल जाएगा जहाँ भी, अगर दिल्ली में रहते हैं तो ITO के पास बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ लगा होता है कि आज एयर का पॉल्यूशन इंडेक्स ये है। नॉर्मली तो ppm में यूज करते हैं। सो 1, 2, 3 एंड द 4th, 4 मेथड हो गए अभी हमारे कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन। Now, method number 5, that is known as the mole fraction. Mole fraction represented by this term chi. It is defined as number of moles, सॉरी इसको मैं दोबारा ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। इट इज डिफाइंड एज, मैं पूरा लिख देता हूँ, इट इज डिफाइंड एज the ratio of number of moles of a component, ratio of number of moles of a component in a solution
to the total number of moles of all components in the solution. सो यहाँ मैं मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन की बात करता हूँ. सपोज आई हैव ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, 3 कंपोनेंट है. तो ऐसे में किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट नंबर 1 कर दो तो it is the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of all component in the solution. N means number of moles, right? Similarly, अगर मैं chi2 लिखूं, so it would be N2 over N1 plus N2 plus N3, right? Clear? अब for binary solution दो ही कंपोनेंट हैं. एक क्या है? सॉल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट. सो मैं यहां पर लिख दूं काई सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ऐसे ही मैं इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सॉल्वेंट की भी लिख सकता हूं. दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह मैं यहां पर क्या ले लूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट? और सॉल्यूशन में अगेन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट, that is equal to number of moles of solute upon number of moles of solution plus number of moles of solvent upon number of moles of solution. और अब मैं इनका एलसीएम ले लूं तो ऊपर क्या आ जाएगा? n solute plus n solvent डिवाइडेड बाई n सॉल्यूशन. और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये भी n सॉल्यूशन आ जाएगा, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप. ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अगर एक को आपको पता है तो दूसरे को आप 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो. अब फॉर मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन, मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन, काई 1 प्लस काई 2 प्लस काई 3 जितने भी कंपोनेंट है 1 2 3 प्लस डैश काई एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इन सब का सम क्या होगा? 1. तो मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, समेशन काई आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक इज इक्वल टू 1. सो दिस इज व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन मेथड्स टू एक्सप्रेस concentration of solution. Now sixth, ये हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा हुआ है, that is molality. Molality represented by small m. क्या होती है molality? समझाने के लिए मैं 1 kg सॉल्वेंट ले लूं, उसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं? n मोल्स. उसको उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं. सो मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg
ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलैलिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होना चाहिए, केजी में। इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। अगर ये ग्राम में होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो आप लोगों को पता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 1000, राइट। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो स्मॉल m और मोलर, और कहीं कहीं पर लिखा होता है मोल पर केजी, राइट। एक चीज की और बात करेंगे इसमें भी, बट इससे पहले एक बार यूनिट नंबर 7 ऑल्सो, दैट इज नोन एज द मोलैरिटी। ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बट फिर भी यहाँ दी हुई है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल है। अब ये क्या होती है, जैसे यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट लिया था, यहाँ मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लूँ, सॉल्यूशन है, और उसमें कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter volume of solution, 1 liter volume of solution। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं फॉर्मूला देखता हूँ तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, and means number of moles of solute divided by volume of solution, और remember that ये किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर ये ml में है तो फिर क्या करोगे, again and solute into volume of solution, और ये ml में है तो multiplied by 1000। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ मोलैलिटी और मोलैरिटी के कंपैरिजन करने के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, कि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो यहाँ मोलैलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो मोलैरिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, राइट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। मोलैलिटी की टर्म में मास आता है, यहाँ पर भी मास है यहाँ पर, एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, सो देयर इज नो इफेक्ट on the value of molality of change of temperature, as mass is independent of temperature change, right। but अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता है, जब ये बढ़ेगा तो मोलैरिटी की वैल्यू, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाता है, तो मोलैरिटी बढ़ जाती है। सो दैट्स व्हाई विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोलैरिटी की जो वैल्यू है डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। सीबीएसई के अंदर 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, और डिफाइन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, एंड हाउ डज
these vary with the temperature change. So these are the 7 units of expressing the concentration of the solution. नॉर्मलिटी हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है. Dear students, our next topic is solubility. Solubility. This is a very important topic in the unit solution. Solubility को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स पहले समझने पड़ेंगे और उन टर्म्स में सबसे पहले जो आता है दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सपोज देयर इज ए सॉल्वेंट contained in a container and it is kept at a fixed temperature, say again 25 degree Celsius. इस टेम्परेचर पर आप इसके अंदर कुछ अमाउंट सोल्यूट का डालते हो. when you add the solute in it, it means सोल्यूट अंदर जा रहा है, धीरे धीरे सोल्यूट डिसोल्व हो जाता है. सपोज करो आपने इसके अंदर वाटर लिया, उसके अंदर शुगर ऐड कर दी, तो इस टेम्परेचर पर जो शुगर आपने डाली वो इसके अंदर डिसोल्व हो गई. नाउ इट मेक्स ए सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन बन गया तो इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी होगी. अगर मैं इस टेम्परेचर पर थोड़ी और शुगर डाल दूं तो इसके अंदर वो शुगर भी डिसोल्व हो जाएगी. सो ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब इसके अंदर ये जो शुगर है या जो सोल्यूट है वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगा. जितना मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व हो चुका था उससे ज़्यादा अब शुगर या सोल्यूट डिसोल्व नहीं होगा. नाउ दिस सॉल्यूशन इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन? Solution in which no more solute is added at a constant temperature and प्रेशर. ठीक है, एंड प्रेशर. अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और कोई सॉल्यूट डिसोल्व नहीं हो सकता, इसमें मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसोल्व है. सो इस सिचुएशन पर देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड सॉल्यूट, और आई कैन बेटर राइट हियर द सॉल्यूट, नॉट द सॉल्यूट. आई कैन बेटर राइट हियर द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ये आपका सॉल्यूट था जो सॉल्वेंट में डिसोल्व हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया ऐसे. नाउ हियर एट दिस स्टेज द टू प्रोसेस कंटिन्यूज. दिस इज नोन एज द डिसोल्यूशन of solute and the second one is known as the crystallization. और इस सॉल्यूशन पर, इस स्टेज पर इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. हालांकि सोल्यूट डिसोल्व होता रहेगा और सॉल्यूशन में से सोल्यूट बाहर भी आता रहेगा बिकॉज देयर इज एन इक्विलिब्रियम. ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक होता है, राइट? इस स्टेज पर whatever is the maximum amount dissolved in the solution of solute, that is known as the
solubility. So what is solubility? This is the maximum amount of solute dissolved in a solution at constant temperature. राइट, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. तो सॉल्युबिलिटी इनडायरेक्टली क्या है? सॉल्युबिलिटी मीन्स concentration of solution, but at saturated stage when equilibrium exists. और concentration को मैं बहुत सारे टर्म में लिख सकता हूं. I can denote it in terms of the mole fraction. I can denote it in terms of the molality and so on. So सीधा सा रूल ये आ गया है कि whenever the term solubility comes, it means concentration ही है, लेकिन कब है? जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया हो, जब सॉल्यूशन आपका कैसा हो? सैचुरेटेड हो. राइट. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility. There are so many factors जो इस solubility को affect करते हैं, increase करते हैं, decrease करते हैं. उसमें नंबर 1, nature of solute and the solvent. सीधा सा रूल ये होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक. मतलब अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शंस एक जैसा सा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक जैसे से हैं, और सॉल्वेंट के में भी एक जैसे से हैं, देन दे विल गेट डिसॉल्व्ड. से यू कैन डिसॉल्व HCl in water because both are polar in nature. You can dissolve benzene with toluene because both of these are non-polar in nature. So पहला फैक्टर हो गया nature of solute and the nature of the solvent. Second, temperature, very important factor है temperature. And the third one is pressure. So in this chapter, in this topic, we will mainly focus over the temperature and pressure role over the solubility of a solution. लेकिन जब आप solution बनाते हो तो solute में भी solid, solute में भी liquid और solute में भी gas. So यहाँ पर one by one we have to take the different types of solutions, their solubility and the effect of temperature and pressure over that solubility. So here first I will take the solubility of solid dissolved in a liquid. जब कोई सॉलिड डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड के अंदर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी, देन अगेन इन आवर माइंड comes that there existed equilibrium between the solid solute, solvent जिसके अंदर हम ये डिसॉल्व करते हैं, and now they make the solution. right? जब आप सॉलिड को डिसॉल्व करते हो तो ये डिसोल्यूशन प्रोसेस इट मे बी एंडोथर्मिक मीन्स हीट एब्जॉर्ब होगी. इसके लिए डेल्टा H रिएक्शन होगी पॉजिटिव,
एंड इट मे बी एक्सोथर्मिक, मीन्स जिसमें से हीट निकलती है और इसके लिए डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी नेगेटिव। अब हम इस सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट देखते हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, if the dissolution process is endothermic, means delta RH is positive, then according to Le-Chatelier's principle, if you increase the temperature, then equilibrium shift in the endothermic direction, and since forward direction is endothermic, so with increase of temperature, the equilibrium will move in the forward direction, and the solubility of solution increases, and vice versa, right? This is according to the Le-Chatelier's principle. If delta RH is negative, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ये फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक होगा, बैकवर्ड में एंडोथर्मिक होगा। सो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो सॉलिड डिसोल्व है वो बाहर निकलना स्टार्ट होगा। सो solubility decreases, right? So this is the effect of temperature on the solubility. When a solid it dissolved in a liquid solvent, या मैं इसको liquid लेके चलो, right? Second, effect of pressure. बट उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जब भी कभी एंडोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ये मैंने आपको अभी बताया। एक्सोथर्मिक होगा, डिक्रीज हो जाएगी। कभी भी अगर हमें शुगर डिसोल्व करनी है वाटर के अंदर और सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया, तो अगर हम उसको हीट कर दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और ज़्यादा शुगर उसके अंदर सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो सिंस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, मीन्स इनको आगे प्रेस नहीं कर सकते, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेस कर सकते हो। जब प्रेस नहीं कर सकते तो प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए द pressure has no effect in this case on solubility, right? So this is the effect of temperature, effect of pressure over solubility when a solid dissolved in a liquid. It depends upon whether the process is endothermic है, exothermic है। सो अब हम आगे मूव करते हैं। सेकेंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, कि जब कोई गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व की जाती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है और उसके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है। पहले मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। नंबर 1, सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स, और उसके अंदर क्या होता है, CO2 इज डिसॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स bottles,
राइट। ये एक एग्जांपल है गैस डिजोल्व का। दूसरा एग्जांपल O2 डिजोल्व इन वाटर। समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, जिसको एक्वेटिक स्पीशीज यूटिलाइज करती है ब्रीथिंग पर्पज के लिए, so that is another example of gas dissolved in a liquid. Now when a gas dissolved in a liquid at a specific temperature, and when we talk about this solubility, तो यहाँ गैस क्या है? सोल्यूट है, और लिक्विड आपने लिया है सॉल्वेंट। और जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द undissolved gas and the dissolved gas. Say for example, if I take a container here, इसके अंदर ये लिक्विड है, इस कंटेनर को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से मूवेबल पिस्टन है, इसको आप बढ़ा सकते हैं ऊपर नीचे से। सपोज ये गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स इसके अंदर डिजोल्व हैं, सो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिजोल्व्ड एंड द डिजोल्व्ड। Rate of evaporation equal to rate of condensation. Now there exists an equilibrium. यहाँ मैं सॉल्वेंट को थोड़ी देर के लिए वाटर ले लेता हूँ, और वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, राइट? क्लियर? अब जब इसके अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर दिया और ये लिक्विड को मैंने वाटर ले लिया यहाँ पर, सो रिमेंबर दैट व्हेन ए गैस डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड, लिक्विड भी यहाँ पर वाटर है, then the dissolution process is exothermic, and इस process के लिए delta RH is negative, right? Delta RH is negative. So ऐसे में अगर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा और फिर से इसके ऊपर यूटिलाइज करता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ओवर दिस सॉल्युबिलिटी, मीन्स जो मैक्सिमम अमाउंट में गैस डिसॉल्व हो रखी है इस सॉल्यूशन में, बिकॉज इक्विलिब्रियम आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, सिंस प्रोसेस कैसा है, नेगेटिव है, राइट? सो इसलिए विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the equilibrium moves in the backward direction, and whatever is the amount of gas dissolved, that will comes out from the solution, and as a result the solubility of gas decreases. So with increase of temperature, the solubility of a gas in a liquid, और लिक्विड भी यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर, डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, राइट? क्लियर यहाँ तक? रीजन है उसका, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल ये बैक साइड में मूव करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इफेक्ट ऑफ pressure, or indirectly I am writing here the partial pressure. Whenever the word partial pressure comes, it means out of a mixture of gases we are focusing over the single gas, right? अब अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की बात करने में हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। सपोज आई इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ गैसियस के पार्टिकल्स अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया और प्रेशर बढ़ा करके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, तो यह नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इसको
फिर से नए इक्विलिब्रियम में आने के लिए और ज़्यादा पार्टिकल इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। जब और ज़्यादा पार्टिकल डिसॉल्व हो गए, नया इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हुई, कम। सिमिलरली अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया, यहाँ ले गए, सो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एयर डिक्रीजेस, किसके, गैस के। सो उसको पूरा करने के लिए जो डिसॉल्व गैस है वो बाहर आएगी और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर the solubility of a gas in a liquid increases and vice versa, right? हाई प्रेशर दोगे, हाई सोलिबिलिटी। इसलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो CO2 is dissolved in soft drink bottles at high pressure, ताकि वो ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाए एट हाई प्रेशर। सो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ओवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, राइट। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब हम प्रेशर या पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो आपने प्रेशर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी मींस concentration, or concentration can be expressed, I have told you earlier, in a number of ways. So this relationship between the pressure and the solubility is given by a law that is known as the Henry's law. Henry's law. So Henry's law क्या करता है? Number one, it relates the solubility इसकी गैस की लिक्विड के अंदर with pressure or partial pressure of the gas. Why I take the partial pressure? Because अगर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, बहुत सारी गैसेज है और उसमें से किसी एक गैस के ऊपर आप फोकस करते हो तो वहां उसका पार्शियल प्रेशर लेना है। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है? अगर मैं स्टेटमेंट देखता हूं इसका, according to the statement of Henry's law, at constant temperature, why we take the constant temperature? Because हम प्रेशर का इफेक्ट देखना है, अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट भी इसके ऊपर आएगा। So at constant temperature, the partial pressure of a gas over a liquid surface is directly proportional to its mole fraction in the solution. यहां सॉल्युबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले लिया है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द हेनरीज लॉ। मैथमेटिकली अगर इक्वेशन वाइज इसको हम देखते हैं, सो पार्शियल प्रेशर और प्रेशर ऑफ ए गैस को रिप्रेजेंट कर दूं मैं पीजी से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, काई गैस, in the solution, and that is at constant temperature. So Henry का लॉ हमें रिलेट करता है solubility of a gas in a liquid with its partial pressure. इस proportionality की साइन को रिमूव करना है, then we have to use a constant, and that constant is KH. So I can write it chi gas. इक्वेशन नंबर 1, मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई हेनरीज लॉ की।
न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर. दिस KH इज नोन एज द Henry's constant, right? And this KH depends on nature of gas. Number one, nature of gas means CO2 के लिए अलग होगा, O2 के लिए अलग होगा अगर सॉल्वेंट एक ही है तो. सेकेंड, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के. एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वैल्यू होगी. 25 डिग्री सेल्सियस पर CO2 की KH वैल्यू will be different than the value of the same CO2 at say higher 50 degree Celsius. And the relation is that KH is directly proportional to temperature. Means temperature बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है. इन दो चीज के ऊपर KH डिपेंड करता है. नंबर वन, नेचर ऑफ गैस. सेकेंड, टेम्परेचर. राइट. अब इस टॉपिक को लेकर के हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे. अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इस इक्वेशंस को थोड़ा सा आगे बताते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. दिस इज द हेनरीज लॉ इक्वेशन जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो एक तरफ अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ले लेता हूं, सपोज आपकी बुक में भी दिया हुआ है HCl गैस डिजोल्व इन द साइक्लोहेक्सेन. HCl गैस dissolved in cyclohexane solvent. यहां मैं इसका मोल फ्रैक्शन ले लेता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर. दिस इज द इक्वेशन जस्ट लाइक द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू mx. और ये y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो जब मैं इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आई विल गेट ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस एंड स्लोप विल बी इक्वल टू KH. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ. राइट. अब इस सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं. कहाँ कहाँ जनरल लाइफ में ये सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल यूज होता है. नंबर वन, अभी अभी हमने पढ़ा है कि CO2 इज डिजोल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक bottles और सोडा बोटल्स एट हाई प्रेशर. बिकॉज हाई प्रेशर के ऊपर CO2 की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी. सेकेंड, aquatic species feel comfortable in relatively cold water. मीन्स एक्वेटिक स्पीशीज को अगर हम गर्म पानी की जगह थोड़े से ठंडे पानी में रखें लाइक फिश एंड अदर थिंग्स, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, ज़्यादा अच्छे से सांस ले सकती है. बिकॉज वी नो दैट लोअर द टेम्परेचर हायर द सॉल्युबिलिटी. और कौन सी गैस डिजोल्व है? ऑक्सीजन.
So at lower temperature solubility of O2 dissolved in water is higher. इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो. We know that partial pressure of a gas is equal to KH into chi gas. 1 over KH into partial pressure of a gas is equal to chi gas. So chi gas is inversely related to KH, and since KH is directly proportional to temperature, so जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा KH इंक्रीज होगा, KH इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट. सो दैट्स व्हाई एक्वाटिक स्पीशीज फील कंफर्टेबल इन रिलेटिवली कोल्ड वाटर. थर्ड, anoxia. What is this anoxia? The persons living on higher altitudes or climbers, mountain climbers, feel breathlessness, tiredness, and sometimes temporary memory loss. Biologically या medically, this condition is known as anoxia. एग्जाम में आता है वो 1 मार्कर में. जब भी आप पहाड़ों पे चढ़ते हो, आपने देखा भी होगा, चढ़ाई करते हो तो आपकी सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है, आपको चक्कर से आने स्टार्ट हो जाते हैं. बायोलॉजिकली इस टर्म को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया. और ये किस वजह से होता है? बिकॉज हाइयर अल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये लोअर है. जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाइयर अल्टीट्यूड पर लोअर है तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में क्या होगी, कम होगी. बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी. ऑक्सीजन चाहिए फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी के अंदर. ऑक्सीजन कम मिली, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हुई, थकान होगी, टायर्डनेस होगा, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया. व्हाई? बिकॉज ऑफ द लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हायर एल्टीट्यूड. सो दिस इज ड्यू टू lower solubility of O2 in blood stream at higher altitude due to lower partial pressure of O2. Henry's law है, lower the pressure, lower the solubility. Fourth, bands. Important topic है. Bands. Scuba diver, सपोज ये सी है, यहाँ पर जब समुद्र में जाता है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेता है. इस ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 होती है, N2 होती है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर है, वही यहाँ पर क्या होती है, मिक्स होती है, सो दैट ही कैन ब्रीथ और शी कैन ब्रीथ. जब ये सरफेस के ऊपर है तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ब्लड के अंदर जो O2 जा रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जा रही है.
जब ये यहां पर आता है बॉटम के अंदर, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था ही था, साथ में इस पानी का प्रेशर भी आ गया। सो इस O2 का प्रेशर बढ़ जाता है, N2 का प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। दोनों का प्रेशर बढ़ गया, दोनों का प्रेशर बढ़ने से इन दोनों की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ गई, नीचे कुछ काम कर रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई, बट N2 इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करती, तो ब्लड में हाई प्रेशर पर ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो गई। अब जब ये स्कूबा डाइवर ऊपर आता है यहाँ पर सरफेस पर एकदम से, तो जो पार्शियल प्रेशर है N2 का वो कम होगा, ब्लड के अंदर जो N2 डिसॉल्व है वो बाहर आएगी, इससे ब्लड की जो कैपिलरीज है, वेन्स हैं, उनके अंदर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे और इससे कैपिलरीज ब्लॉक हो सकती है और उस स्कूबा डाइवर्स को सरफेस पर आकर के बहुत पेन होता है, कभी कभी डेथ भी हो सकती है। बायोलॉजिकली इस कंडीशन को हम बैंड्स कहते हैं, बायोलॉजिकली इस कंडीशन को हम बैंड्स कहते हैं। सो व्हेन स्कूबा divers comes out of sea, he or she feels pain in the body, biologically known as this condition is known as बैंड्स मैंने आपको बता दिया क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन के बबल्स क्रिएट होते हैं जब वो ऊपर आता है ब्लड स्ट्रीम में, और जब वो बबल्स क्रिएट होंगे कैपिलरीज या आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक करेंगे स्ट्रोक्स आ सकता है एंड नाउ डेथ भी हो सकती है या फिर उसको पेन तो होता ही होता है। तो क्या करें फिर इस चीज से बचने के लिए? टू अवॉइड बैंड्स एयर इनसाइड सिलेंडर जो लेकर के जाता है इज डाइल्यूटेड फर्दर विद हीलियम गैस से हम उसको सिलेंडर को फर्दर डाइल्यूट कर देते हैं। अब इस डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ेगा? उसके अंदर नाइट्रोजन तो थी, ऑक्सीजन भी थी, अदर गैसेस भी थी, हीलियम डालने से उसके अंदर क्या फर्क पड़ गया? दैट वी हैव टू सी नाउ। हीलियम डालने से कुछ पोर्शन उसका हीलियम ने ले लिया। अगर हम इस सिलेंडर की कंपोजिशन देखें तो हीलियम की परसेंटेज 11.7%, नाइट्रोजन की 56.2% सिलेंडर में, और ऑक्सीजन O2 32.1%। इससे पहले नाइट्रोजन का अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा था, आपने एटमॉस्फेयर में भी देखा होगा 78% है। कुछ पोर्शन अब उसका परसेंटेज हीलियम ने ले लिया। जब हीलियम ने ले लिया तो नाइट्रोजन के जो बबल्स होंगे वो कम बनेंगे बिकॉज रिलेटिवली कम अमाउंट है, और उसको बैंड्स की सिचुएशन से कम गुजरना पड़ेगा, कम तकलीफ होगी, राइट। अब हीलियम ही क्यों यूज करते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई हीलियम इज यूज्ड। सो व्हाई हीलियम, व्हाई इट इज डाइल्यूटेड विद द हीलियम? नंबर 1, हीलियम इनर्ट है, किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो तो नाइट्रोजन भी थी। फिर सेकेंड, हीलियम इज स्मॉलर इन साइज। हीलियम का साइज क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। जब साइज छोटा है तो बबल्स कैसे बनेंगे? छोटे बनेंगे। बबल्स छोटे बनेंगे, तकलीफ क्या होगी? कम होगी। बैंड्स की सिचुएशन क्या होगी? कैन बी अवॉइडेड। थर्ड,
सेम टेम्परेचर पर हीलियम हैज lower solubility as compared to nitrogen. मीन्स प्रेशर सेम रखूं, टेम्परेचर सेम रखूं, हीलियम कम अमाउंट में डिसोल्व होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो क्या होगा, जो एयर बबल्स होंगे वो कम बनेंगे, छोटे साइज के बनेंगे, बैंड्स की सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है। एंड द फोर्थ वन, जो चौथा कंडीशन इसके लिए है कि क्यों इसको डाइल्यूट करते हैं, टैंक्स को जो डाइवर्स लेकर के जाते हैं। तीन तो हो गए, हीलियम इनर्ट है, स्मॉलर है साइज में, हीलियम इज स्मॉलर इन साइज, यहाँ मैं साइज लिख दूँ, और तीसरा था हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है। फोर्थ, हीलियम कैन पास थ्रू सेल वॉल। साइज छोटा होने की वजह से कुछ पार्ट इसका सेल वॉल से पास भी हो जाता है हाई प्रेशर पर, सो और कम बबल्स बनते हैं। सो दैट्स वाई स्कूबा डाइवर्स को पेन क्या होता है, कम होता है। बैंड्स की सिचुएशन को हम लोग कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। सो हेयर दिस इज व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी टॉपिक, द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, एंड हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है इसके अंदर सॉलिबिलिटी के अंदर, सॉलिड की लिक्विड के अंदर, गैस के लिक्विड के अंदर, उनका इफेक्ट टेम्परेचर प्रेशर का, हेनरीज लॉ, उसकी एप्लीकेशंस। अब हम आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जो हमारा अगला टॉपिक होगा।